नमस्कार, आप देख रहे हैं अंत्योदय सरल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें। यह ई श्रम कार्ड पर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का दूसरा भाग है। ई श्रम कार्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। हाउ टू रजिस्टर फॉर ई श्रम कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई श्रम कार्ड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। cschelp.in यह हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ ई श्रम कार्ड से संबंधित हिंदी भाषा में उपलब्ध करवाई हैं। ई श्रम कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है जो निम्न असंगठित श्रमिक होते हैं, जिनके लिए यह बहुत जरूरी है। और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं केवल मात्र इस कार्ड के माध्यम से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। असंगठित श्रमिक जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं: छोटे और सीमांत किसान, एक कृषि मजदूर, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े के कर्मचारी, बुनकर, बढ़ई, ईंट व पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिलों में काम करने वाले मजदूर, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, रेहड़ी वाले, कारपेंटर, ऑटो चालक, रिक्शा खींचने वाले, समाचार पत्र विक्रेता, घर की नौकरानी, प्रवासी मजदूर, चाय विक्रेता, प्लम्बर, आशा वर्कर, मजदूर, दूध बेचने वाले, ये सभी श्रमिक जो हैं असंगठित श्रमिक में आते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर CSC के ग्राम स्तरीय उद्यमी, जिन्हें हम VLE कहते हैं, वह भी इसके लिए पंजीकरण शुरू कर सकते हैं और वह स्वयं का पंजीकरण भी कर सकते हैं। पंजीकरण हेतु सही पोर्टल की पहचान करें। सही पोर्टल है ishram.gov.in। आइए देखते हैं हम पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए हमें ishram.gov.in पोर्टल पर विजिट करना है। जैसे ही हम इस पोर्टल पर विजिट करते हैं, हमें यहाँ पर लिंक दिखाई देगा, ई श्रम पर रजिस्टर करें। यह एक लिंक है जिसके द्वारा हम अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने पंजीकरण हेतु जो पोर्टल है वह ओपन हो जाएगा और इसके द्वारा आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई CSC ऑपरेटर है, CSC VLE होता है, तब वह रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC डिजिटल सेवा पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक लाभ भी दिया जाता है। अभी हम यहाँ पर एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन माध्यम से एक पंजीकरण करेंगे, जिसे कोई भी आम नागरिक स्वयं अपना पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण करने के लिए हमसे यहाँ पर हमारा आधार नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और उम्र बारे जानकारी मांगी गई है, जो हमें यहाँ पर देनी होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई अपनी शैक्षिक योग्यता रखता है, वह भी जानकारी यहाँ पर दे सकता है। तो आइए देखते हैं हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हमारा मोबाइल नंबर भरना होता है, जो हमारे आधार नंबर से लिंक होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के पश्चात हमें नीचे दिया गया कैप्चा कोड कॉलम में भरना है। जैसे हम कैप्चा कोड भरते हैं तो हमसे अन्य कुछ जानकारियां पूछी जाती हैं कि आप EPFO के लिए पंजीकृत होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। तब आपको यहाँ पर ना में ही चयन करना है। जैसे अगले कॉलम में आपसे स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC के लिए पूछा जाता है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर ना पर सिलेक्ट करना होता है। ये सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको यहाँ पर सेंड OTP बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP बटन पर क्लिक करते हैं, आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। भेजा गया OTP के लिए यहाँ पर कुछ समय निर्धारित किया जाता है। यदि निर्धारित समय के अंदर आपके पास OTP नहीं आता है, तब आपको यहाँ पर रीसेंड OTP बटन दिखाई देगा, जिसका प्रयोग करते हुए आप OTP भेजने के लिए पुनः प्रयास कर सकते हैं। और OTP यहाँ पर भरने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपसे यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर भरने के पश्चात आपको यहाँ पर सहमति देनी होती है कि मैं ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के नियम और शर्तों से सहमत हूं। उसके पश्चात आपको नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने पंजीकरण हेतु फॉर्म ओपन हो जाता है और आपको अन्य जानकारियां यहाँ पर भरनी होती हैं। यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर आपसे पूछी गई है वह कुछ इस प्रकार से है कि एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन जो है वह पूछी गई है। यदि कोई आवेदक किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता रखता है, तब वह यहाँ पर अपना चयन कर सकता है। अभी जो आवेदक है वह 10वीं पास है और यहाँ पर हमें शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, लेकिन यह आप देख रहे हैं, आप दिए गए निर्धारित फॉर्मेट को ही यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, PDF फाइल में, PNG फाइल में, JPG फाइल में, और फाइल का साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगले कॉलम में हमसे मासिक आय की जानकारी मांगी जाती है कि आप किस मासिक आय के स्लैब में आते हैं। तो आप यहाँ पर जो मासिक आय आपकी होती है उसका चयन यहाँ पर कर सकते हैं और इसके संबंध में कोई आय का प्रमाण पत्र आपके पास है, तब वह यहाँ पर आप भर सकते हैं। यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं होता है, तब आप इसको यहाँ पर बिना अटैच किए भी आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर दोनों दस्तावेज अटैच कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, तब आपसे अगले स्टेप के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। जैसे जैसे आप जानकारी भरते रहेंगे, जो आपके
बाईं तरफ स्टेप जो आपके दिए गए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन डिटेल्स, ये सभी ग्रीन होते जाएंगे। और इसके साथ ही अगले कॉलम में हमें ऑक्यूपेशंस एंड स्किल्स की जानकारी देनी होती है। इसके संबंध में एक एनसीओ कोड लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, यह आप देख लें, जो आपके बहुत काम आएगी। इस एनसीओ लिस्ट के अनुसार आपको जानकारी देनी होती है। यह एनसीओ कोड है, यह परिवार का जो व्यवसाय है उसकी जानकारी है, वह क्षेत्र दिया गया है जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, और यह एनसीओ कोड यहाँ पर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाईं तरफ हिंदी में जानकारी दी गई है और दाईं तरफ इंग्लिश में जानकारी आपको दी गई है। तो आप अपने अनुसार जो जानकारी यहाँ पर भरना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पर जानकारी उठा सकते हैं और आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके अनुसार जो आवेदक है वह पशुपालन का कार्य करता है, तो आप यहाँ पर लाइवस्टॉक एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का चयन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इससे अगले कॉलम में आपसे कार्य के अनुभव के बारे में जानकारी मांगी जाती है कि आप इस कार्य को कितने वर्ष से कर रहे हैं। तब आप यहाँ पर जो भी अधिकतम समय है आप यहाँ पर डाल सकते हैं और यह समय वर्षों में मांगा गया है। और इससे अगले कॉलम में ऑक्यूपेशन से संबंधित एनसीओ कोड लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही कोड लिस्ट आपको यहाँ पर पूछी गई है। और यहाँ पर यह जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मांगा गया है उसकी जानकारी मांगी गई है, तो यहाँ पर आपको दूसरे अन्य कार्य की जानकारी देनी होगी। दोनों ही कार्य एक समान नहीं होने चाहिए, अतः आप को कोई दूसरा कार्य भी यहाँ पर बताना होगा जो आप कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। यदि आप बताना चाहें तब आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसे अगले कॉलम में आपको जो उपरोक्त स्किल है उसके बारे में किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग या जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में पूछा जाता है कि आपने वह जो सर्टिफिकेट है जो यहाँ पर पूछा गया है यह कहाँ से प्राप्त किया है, किसी फॉर्मल वोकेशनल इंस्टीट्यूट से या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग आपने यहाँ पे इसमें ली है, या फिर कोई भी आप ऐसा सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं तब आप यहाँ पर डोंट हैव एनी वोकेशनल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का चयन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इससे अगले कॉलम में स्किल्स टू बी अपग्रेडेड का ब्यौरा आपसे मांगा जाता है। सब स्किल्स में आप सेल्फ लर्निंग का यहाँ पर डाल सकते हैं। और इससे अगले कॉलम में टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में चयन कर सकते हैं, लेकिन आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और यह सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो ऑक्यूपेशन और स्किल्स का जो स्टेप है वह पूरा हो जाएगा और यह नीले रंग से हरे रंग में बदल जाएगा। इससे अगले कॉलम में आपसे बैंक की जानकारी पूछी जाती है। यहाँ पर आपको बैंक की जानकारी भरनी होती है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि बैंक सीडिंग विद आधार, यहाँ पर आपका अगर पहले से ही आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है तब आपको यहाँ पर यस दिखाई देगा। यदि यहाँ पर आपका अकाउंट लिंक नहीं है तब आपको यहाँ पर नो दिखाई देगा। तो यदि यहाँ पर नो दिया गया है तो अब आपको यहाँ पर सभी जानकारियां भरनी होती हैं। सबसे पहले अकाउंट नंबर आपको देना होगा। इससे अगले कॉलम में पुनः आपको अकाउंट नंबर जो आपने ऊपर भरा है वही डालना है और नीचे आपको नाम भरना है जिस नाम से आपका अकाउंट नंबर दिया गया है जो आपकी पासबुक में दिया गया है। इसे अगले कॉलम में आपसे IFSC कोड के बारे में जानकारी मांगी जाती है जो आपको यहाँ पर देनी होगी। अपने संबंधित बैंक खाते का, बैंक ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर भरते हुए आपको अगले कॉलम में बैंक का नाम भरना है। इसे अगले कॉलम में आपको ब्रांच नेम भरना है कि ब्रांच किस नाम से जानी जाती है। सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके साथ ही यह बैंक डिटेल का जो नीले रंग का स्टेप है वह भी हरे रंग में बदल जाएगा। जैसे ही आप बैंक से संबंधित सभी जानकारी भरते हैं तब आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू दिखाई देगा। जो आपके द्वारा जानकारी दी गई है वह निम्न प्रकार से है। यहाँ पर आपको दी गई और आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियां दर्शाई जाती हैं। यहाँ पर एक बार आप अपनी सभी जानकारी एक बार चेक कर लें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की गलती की आशंका होने पर आप इसे अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा सभी जानकारियां सही भरी गई हैं तब आपको नीचे दिए गए आई अंडरटेक दैट ऑप्शन पर चेक मार्क करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपकी जो सभी जानकारियां हैं वह सुरक्षित हो जाती हैं और आपका UAN कार्ड बनकर आपके सामने दिखाई देगा। तो दोस्तों देखिए आपका UAN कार्ड यहाँ पर बनकर तैयार है और इससे संबंधित जानकारी आपको SMS के द्वारा भी आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है। यहाँ से आपको अपना UAN कार्ड डाउनलोड करना है। अपना UAN कार्ड डाउनलोड करने के पश्चात आपका एक UAN नंबर आप यहाँ पर देख पाएंगे और आपको नीचे दिए गए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं यह पोर्टल आपको मुख्य पेज पर ले आता है जहाँ से आपने पंजीकरण शुरू किया था और आपका पंजीकरण पूरा हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और अब आप भी आसानी से नागरिकों का पंजीकरण कर पाएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।